हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी का स्वागत है। और फायरमैन का आपका जो वैकेंसी आ चुकी है वो आपके सामने उपलब्ध है। बिहार अग्निशामक का ये सिलेबस है। साथ ही आपका जो विज्ञापन है, नियुक्ति विज्ञापन संख्या 21 क्रम में अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा 6/6/2021 रविवार को आयोजित किया जाएगा। 2380 पद है। तो इसका जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप उसका देख सकते हैं, जिसमें 10 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10वां के आधार पर, 10 के आधार पर, मैट्रिक के आधार पर आपका सिलेबस को तैयार किया जाएगा। +2 का सिलेबस नहीं तैयार होना है, अब 10 का ही तैयार रहेगा, जो स्पष्ट रूप से अब विज्ञापन पर लिखा हुआ है। और चूंकि आपका बिहार पुलिस में विज्ञापन पर +2 ही लिखा हुआ था, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन पैदा हुआ। यहां पर विज्ञापन में भी आपका 10 लिखा हुआ है। और आप टेलीग्राम चैनल पर इसका वेबसाइट उपलब्ध करा दिया गया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थीगण, बिहार ITI का जो क्लास चलता है उसका टाइमिंग टेबल है। अब चलिए, ये अग्निशामक कहाँ से आ गई, ये अरे मैथ का क्वेश्चन आगे मांगे। तो विद्यार्थीगण, आपको इसका जो है उसकी सिलेबस के आधार पर आपको बताया जाएगा। और जो कुछ भी बिहार पुलिस में कमजोरी रह गई, कमी रह गई थी, कमजोरी थी नहीं, उसे भी इसमें दूर कर दिया जाएगा, ताकि इसमें किसी प्रकार का प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं हो। बिहार सरकार जो भी सिलेबस उपलब्ध कराएगा उसी सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। जो इसके नोटिफिकेशन में सिलेबस होगा उसी सिलेबस के आधार पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, ताकि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। चलिए, यहीं से आपके सामने देखिए, प्रश्न संख्या 38 से शुरुआत है। इसमें आपका 60 क्वेश्चन जीके जीएस का उपलब्ध होगा, 30 क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी से है, और 10 क्वेश्चन मैथ, जो कि सिलेबस में उपलब्ध कराया है। ऐसा तो अभी नहीं लिखा है कि फायरमैन क्लास ऑनलाइन होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ है नहीं उसके वेबसाइट पर। जिस प्रकार का वेबसाइट आएगा तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी नई सूचना आएगा वो सूचना आपको टेलीग्राम के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। एकदम थोड़ा लो, थोड़ा हार्ड क्लास लिया जाएगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं। आपको ज्ञात है कि एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र का औरंगाबाद में है, सॉरी, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में नहीं। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में बंबई तट से लगभग 9 मील दूर समुद्री क्षेत्र में एक टापू पर बना हुआ एलिफेंटा गुफा है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं धर्म में, तो उनको समर्पित है। ये गुफा भगवान शिव के लिए समर्पित है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति का इसमें नीरज राठौर जी, चूंकि वैकेंसी अभी आपकी नई है, तो बिहार सरकार जो पूर्व वैकेंसी दिया, बिहार सरकार का स्पष्टीकरण था कि वैकेंसी के समय बिहार पुलिस में मैंने +2 लिखा था, इसलिए उसको नहीं बदल सकता था। बाद में निर्णय लिया गया कि +2 का नहीं बल्कि 10 का रहेगा। तो सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय के आधार पर इसकी पढ़ाई, इसका जो है सो आपका सिलेबस को तैयार किया गया है। और जो वेबसाइट पर सिलेबस उपलब्ध है उसी सिलेबस को आधार बनाते हुए हम लोग आपको बताएंगे। और आपके वेबसाइट, आपका जो है टेलीग्राम पर उस वेबसाइट को उपलब्ध करा दिया गया, जहां आप देख सकते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो बंबई में यह सागरीय क्षेत्र में एलिफेंटा की गुफा है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति का उल्लेख है। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु,
कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कथक, उत्तर भारत यही आपका आंसर है कथकली, केरल, इसके अलावा मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है, सत्रिया ये असम का है, उड़ीसा का ओडिसी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, ये भारत की शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार से यदि शास्त्रीय नृत्य सिर्फ और सिर्फ ये 8 ही है, 9वां कोई है नहीं। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान उसका फार्मूला ही है, उसका परिभाषा ही है कि एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। गौतम कुमार जी क्या लिखे, मार्क्स भी हुआ, ये सब समझे नहीं। इसका जो है निगेटिव मार्किंग अभी तक की कोई सूचना नहीं है, बिहार पुलिस का क्षेत्र का है और 2013 के बाद इसकी एग्जाम हुई नहीं है। पहला बार एग्जाम 2021 में होगा, 2013 के बाद इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं है। तो सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा ये है कि एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी उत्पादन हुआ है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सार्वजनिक हो, पब्लिक हो, विदेशी कंपनी हो या भारतीय कंपनी हो, इस सभी के द्वारा किया गया उत्पादन को जीडीपी कहते हैं। सकल सामान का राजस्व, राजस्व क्या होता है? रेवेन्यू, सरकार को कर या गैर कर से प्राप्त होने वाला जो आय होता है उसे राजस्व के नाम से जाना जाता है। कुल आय, कुल देश का जो आय होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। रुक्मिणी देवी अरुंडले, रुक्मिणी देवी अरुंडले का नाम जो है वो फेमस नृत्यांगना है भरतनाट्यम की, तमिलनाडु के भरतनाट्यम की महत्वपूर्ण नृत्यांगना नर्तकी हैं अरुंडले। कथक के महत्वपूर्ण जो नर्तक हैं वो हैं बिरजू महाराज, कथक के बिरजू महाराज। कथक काफी पुराना है, महाभारत काल में भी इसका उल्लेख है। महाभारत काल में भी आपने देखा होगा, महाभारत में अर्जुन जो उत्तरा को नृत्य सिखा रहा होता है वह कथक नृत्य ही था। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी की महत्वपूर्ण जाति है यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। और भांगड़ा ये पंजाब का एक लोक नृत्य है जिसमें आम नागरिक, आम पुरुष वर्ग इसमें भाग लेते हैं। बस क्लास की शुरुआत होती है 4:15 से, क्लास की शुरुआत है 4:15 से। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा देखिए भारत का उत्तरी राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश भारत के मध्यवर्ती राज्य है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान ये सभी उत्तरी क्षेत्र से आते हैं। हरियाणा का जाट क्षेत्र में राजस्थान से सरोकार रखता है, तो राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है। यह नक्शा पर आधारित प्रश्न आपके सामने था। किस ग्रह को एक बौना ग्रह 2006 के पहले, 2006 के पहले ग्रह की संख्या 9 निर्धारित की गई थी, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद ने ग्रह की संख्या 9 की जगह 8 कर दिए। प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से अलग करके उसे बौना ग्रह के रूप में परिभाषित किया गया, क्योंकि ग्रह के लिए जो परिभाषा तय किया गया कि ग्रह उसे कहते हैं जिसका सर्किल अर्थात परिभ्रमण पथ सूर्य के चारों ओर घूमने का पथ निर्धारित हो, जबकि प्लूटो अनियमित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता था, आकार भी छोटा था, कक्षा भी नियत नहीं थी, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया। तो प्लूटो को कहते हैं बौना ग्रह। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शनि सबसे हल्का ग्रह है। बुध
सबसे छोटा, बृहस्पति सबसे बड़ा और शनि सबसे हल्का ग्रह है। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास रखता है। ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य था तर्क की प्रधानता, अर्थात हर कार्य का कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। तो तर्क बौद्धिक क्षमता का विकास हो, हर चीज का वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया जाए। ब्रह्म समाज पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया, अर्थात जो विज्ञान में आगे बढ़ चुका है उसकी भाषा को सीखकर हम अपने ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। रविन्द्रनाथ टैगोर 1920-21 में शांति निकेतन, जिसे वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसकी स्थापना किए। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही स्थापित शांति निकेतन को वर्तमान में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और वल्लभ भाई पटेल भारत में लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण, शाहजहां के द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल अर्थात मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 से प्रारंभ हुआ। लगभग 22 वर्ष में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ताजमहल को प्रेम की प्रतिकृति के रूप में जाना जाता है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और जूनियर वास्तुकार जिसके देखरेख में ताजमहल बनाया गया वो था उस्ताद ईसा खां। तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। 1632 में मुमताज महल का मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का मूल नाम था। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकरान से संगमरमर लाया गया और ताजमहल का निर्माण करवाया गया। रुकैया सुल्तान अकबर की पत्नी थी। जोधाबाई अकबर की पत्नी का उपनाम भी है और इस जोधाबाई जहांगीर की पत्नी का नाम भी है। नूरजहां भी जहांगीर की पत्नी थी। फायरमैन में जो आपका वैकेंसी है उस वैकेंसी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये 10 मैट्रिक लेवल का स्तर होगा। चूंकि बिहार पुलिस का मामला यहाँ था कि वैकेंसी के समय वो +2 लिखा, बाद में सरकार निर्णय लिया कि +2 नहीं बल्कि मैट्रिक रहेगा, लेकिन वैकेंसी में चूंकि +2 लिख दिया था इसलिए वो क्वेश्चन उसी के स्तर का दिया, क्योंकि वैकेंसी के बाद उसमें बदलाव करने पर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए अब फायरमैन का चूंकि वैकेंसी ही 10 लेवल का है, नोटिफिकेशन में ही 10 लेवल का है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन अब नहीं होगा। चलिए प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत होती है 1954 से और 1954 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म दाग के लिए मिला था दिलीप कुमार को फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। फिल्म दाग था। 1954 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और पहला विजेता थे दिलीप कुमार। उस वक्त के देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर 3 महत्वपूर्ण हीरो के रूप में पहचान थे। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन उस वक्त फिल्म दुनिया में कदम भी नहीं रख पाए थे।
देखिए छोटा हो गया है। किसी देश की बाजार की खामियां, बाजार से आप भली भांति परिचित हैं, इसमें सामान की, वस्तु की क्रय विक्रय होती है। जहां सेवा का क्रय विक्रय होता है उसे बाजार कहा जाता है। तो बाजार की खामियां मतलब बाजार की कमजोरी है, अधिक कीमत की कठोरता है, अर्थात कीमत में कमी परिवर्तन नहीं, कमी या बढ़ाव नहीं करते हैं, लचीलापन नहीं है, मोल जोल नहीं होता है, तो उस बाजार की वह कमजोरी होती है। क्योंकि सामान को एक कीमत पर बेचना इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से वो नुकसानदायक होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार में कीमत में कमी और बढ़ोतरी होती रहती है। उत्पादन कभी अधिक होगा तो कीमत गिरेगी, उत्पादन कम होगा कीमत बढ़ेगी, तो फिक्स प्राइस का यहाँ जगह नहीं बनता थी, उसकी कमजोरी है। यदि बाजार में विशेषज्ञता की कमी है, मांग के अनुकूल उत्पादन नहीं होता है, मांग के अनुकूल पूर्ति या मांग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो भी बाजार जो है सो कमजोर सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यदि बाजार में मांग है गोभी का और बाजार में गोभी की पूर्ति नहीं है तो सब्जी कम बिक्री होगी, तो विशेषज्ञता की जरूरत होती है। कारक अबाध्यता अर्थात वहां पर विभिन्न कारक जैसे आवागमन की सुविधा, गांव से उसकी दूरी, शहर से उसकी दूरी, माने मांग और पूर्ति के आधार पर कितना दूरी है उसका होना जरूरी है। तो सभी विकल्प सही है, तो ये सब बाजार की कमजोरी है। कभी बाजार के लिए आवश्यक है कि मांग और पूर्ति के हिसाब से हो, किस काल में किस फसल की किस वस्तु की मांग होती है उसके हिसाब से पूर्ति का प्रबंध हो। अब मकर संक्रांति में दूध की मांग के अनुकूल यदि पूर्ति नहीं कर पाए तो बाजार कमजोर पड़ जाएगा। वहाँ मालूम है कि इस समय में इस फसल की मांग होगी तो हमें बाजार में उस प्रकार की फसल को लेकर आना है। अभी के समय में तरबूज खरबूज की यदि उपलब्धता नहीं होगी तो बाजार की कमजोरी आ जाएगी। विद्यार्थीगण, आपने देखा कि बिहार पुलिस में करंट अफेयर बेहद ही कम मात्रा में था। करंट अफेयर क्या था, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे, और उसी बिहार पुलिस का ही एक भाग है फायरमैन। तो करंट अफेयर्स यदि पूछा जाता बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में, लेकिन अंतर पर उसका क्लास चलेगा। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना सी रंगराजन समिति के सिफारिश पर 1988 में हुआ, और 1992 में सेबी को संसद ने कानूनी दर्जा प्रदान किया। तो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन संसद ने कानून बनाकर पास किया, उसे पॉलिटिकल भाषा में सांविधिक, संविधान के समान कानून, संवैधानिक तथ्य नहीं है। तो संसद ने जिसे पास, जैसे कृषि कानून जो पास हुआ वो सांविधिक है। तलाक, अभी मुस्लिम महिला के तलाक कानून पास हुआ वो भी सांविधिक है। तो संसद ने जिसे बहुमत से पास करके विधि बनाया उसे वैधानिक या सांविधिक कहते हैं। तो 1982 में सेबी को सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ, अर्थात संसद ने इसे कानून के रूप में पास किया। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं। संवैधानिक संस्था में कौन है, से योजना नीति आयोग भी एक। नीति आयोग क्या है, यह एक सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग क्या था, तो एक सलाहकारी संस्था था या गैर संवैधानिक संस्था था। लेकिन यदि पूछा जाए संवैधानिक संस्था क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है जिसका स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख है। निम्न में से किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी। अब देखिए विद्यार्थीगण, भारत में सबसे पहले भूमि दान की शुरुआत किया गया वो था सातवाहन काल में। तो सातवाहन काल में भारत में पहली बार भूमि दान की प्रथा की शुरुआत हुई। सातवाहन को मौर्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया। भारत में सबसे अधिक भूमि दान गुप्त काल में दी गई। गुप्त काल का जो काल है वो होता है 240 से 550 ईस्वी। लेकिन यहां प्रश्न पूछ रहा है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में भूमि दान की शुरुआत होती है
चोल शासन काल में। दक्षिण भारत में भूमि दान की जो शुरुआत हुई वो हुई शुरू चोल काल और उसके थोड़ा सा पहले पल्लव काल में। तो पल्लव वंश की स्थापना ही हुई है 575 ईस्वी। तो पल्लव वंश के अंतिम काल में, चोल वंश के प्रारंभिक और पल्लव वंश के अंतिम काल में भूमि दान की प्रथा शुरू हुई। पल्लव शासक स्वयं भी ब्राह्मण वंश के थे और ब्राह्मण को उन्होंने भूमि दान दिया। यहाँ उत्तर रहता है 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी से, क्योंकि 575 से तो पल्लव वंश की स्थापना ही हुआ, श्री विष्णु कोई भूमि दान दिए नहीं, तो उसके बाद शुरुआत हुई। इसलिए दिया गया विकल्प में 5वीं शताब्दी, 6ठी तो अपने आप खत्म हो जाता है, 8वीं और 9वीं आपके पास 2 विकल्प है, तो उत्तर हो जाता है इसका 8वीं शताब्दी। सूरदास ने अपनी रचना का निम्न में से किस भाषा में प्रयोग किए? आपको ज्ञात है विद्यार्थीगण। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण की भूमि को ब्रज भूमि के नाम से जाना जाता है। वृंदावन, मथुरा, तो ये सब ब्रज भूमि का क्षेत्र होता है, इसलिए उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की भाषा ब्रज है। तो सूरदास ने ब्रज भाषा में, जबकि तुलसीदास ने अवधी भाषा में, क्योंकि भगवान राम के भक्त थे और राम का राजधानी क्षेत्र अवध लखनऊ हुआ करता था, तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में और सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखे। बुंदेली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की भाषा बुंदेली है। खरी बोली जो है आपका लखनऊ इलाहाबाद से लेकर के पटना तक के क्षेत्र में खरी बोली बोली जाती है। एक ग्रह अपनी कक्ष से सूर्य के अधिकतम दूरी पर होता है तो क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है, तो अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को कहा जाता है अपसौर। 4 जुलाई को कहा जाता है अपसौर। और निकटतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को बोला जाता है उपसौर। तो जो स्थिति पृथ्वी के साथ है वही स्थिति अन्य ग्रह के साथ भी होती है। जब निकटतम दूरी पर, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री के ठीक नीचे का पद, तो सूर्य से निकटतम दूरी तो हो गया उपसौर, अधिकतम दूरी तो अपसौर। इसी प्रकार यहाँ है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ जब निकटतम दूरी हो तो उसे बोलते हैं पेरिजी, और अधिकतम दूरी हो तो उसे बोलते हैं अपेजी। तो ये हुआ न्यूनतम दूरी का, ये है अधिकतम और यह हुआ न्यूनतम। तो सूर्य और चंद्रमा के साथ की जो दूरी के आधार पर होता है, तो आंसर आपका क्या होता है? पूछ रहा है अधिकतम, तो अधिकतम दूरी हुआ अपसौर। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, लेकिन जब वह निकटतम होता है तब दूरी होता है 14.70 किलोमीटर, और जब अधिकतम होता है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। अविनाश ठाकुर जी, ऐसा कुछ अगर नहीं करना होगा, जो भी करना होता है, जब कहा जाता है कि जब विद्यार्थी थे तो पढ़ते हैं, शिक्षक बने तो जब विद्यार्थी थे तो पढ़ाते थे और जब शिक्षक बने तो पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से सिलेबस में परिवर्तन होता है उसके हिसाब से हम लोग बदलाव के साथ आपको पढ़ाएंगे, ताकि आपको पूर्व में जो कुछ कमी रह गई थी उस कमी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए, पूर्णतः दूर करके आपके सामने आएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। जब क्वेश्चन इतना अल्टर पूछा था तो भी आपने देखा
21 तारीख में तमाम प्रश्न लगभग मेरा पढ़ाया हुआ था। हाँ, 14 तारीख में तुलनात्मक रूप से कम क्वेश्चन लड़ा, तो ही 21 क्वेश्चन। तो पटना के जितने भी संस्थान पढ़ा रहे हैं, आप तुलना करके देखिएगा तो उसमें तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर अवस्था हमारी संस्था की रही, जहाँ अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़ा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पड़ता है। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के पश्चात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो इन 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री या 23.30 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। हाँ, यकीनन तौर पर 21 का क्वेश्चन उस लेवल का था, लेकिन साइंस क्वेश्चन, आर्ट्स का लेवल जो है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी का लेवल जो है वह सही था। साइंस का क्वेश्चन का लेवल काफी अधिक हो गया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। इनका वास्तविक नाम था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, अर्थात सिद्धियों को प्राप्त करने वाला। इनके जन्म देने के बाद इनकी 7वां दिन ही इनकी जन्म देने वाली माता महामाया की मृत्यु हो गई। फलतः इनका लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इसी कारण इनका एक नाम गौतम पड़ा, जबकि इनका मूल नाम था सिद्धार्थ। महेंद्र अशोक का बेटा था, जिसे अशोक ने बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष लेकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए भेजा था। विशाल दत्त थे। विशाल दत्त ने, विशाख दत्त एक महत्वपूर्ण लेखक थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखा। कौन सा पुरस्कार साहित्यिक काम के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो आप यहां पर देखें, अर्जुन पुरस्कार आपको पता है कि एक खेल के क्षेत्र में दी जाती है। हाँ, फायरमैन में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पूछता है। लगभग 30 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी का रहने का रहेगा। व्यास सम्मान 1991 से बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान की शुरुआत किया गया, जो साहित्य के लिए दिया जाता है, और हर साल ये साहित्य के लिए क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त होता है। इस बार का जो पुरस्कार 2019 का जो पुरस्कार है, वो पूरा पुरस्कार हुआ नासिरा शर्मा को। नासिरा शर्मा को 2019 का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अशोक चक्र शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। गीता चोपड़ा पुरस्कार, बच्चे की साहस के लिए गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात आंसर सी। आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम, श्रीलंका का पूर्व नाम था सिलोन। 1972 में इसने नाम रखा लंका, और 1978 से अपना नाम किया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। तो स्त्री जोड़ा गया 1978 में। उसके पहले था डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, उसके पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, उसका नाम था सिलोन। 1972 में नाम किया लंका, 1978 में नाम कर लिया श्रीलंका, और इसका संवैधानिक नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, अर्थात आंसर हो जाता है ए। भारत एक संवैधानिक निकाय है। अब देखिए, आपको बतलाए थे अभी संवैधानिक के बारे में। तो केंद्रीय सूचना आयोग
सूचना आयोग का गठन किया गया 2005 में, जो एक सांविधिक अर्थात संसद ने कानून बनाया, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो एक सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ 1952 में। यह एक गैर संवैधानिक संगठन है, न तो इसका उल्लेख संविधान में है और न ही संसद ने इसके लिए कानून बनाया। लोकपाल तथा लोकायुक्त, इसे भी संसद ने कानून के द्वारा तैयार किया 2013 में। तो यह भी एक सांविधिक संस्था है, जबकि चुनाव आयोग के लिए अनुच्छेद 324 से 329 तक संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संगठन है, अर्थात आंसर हो गया डी। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 का क नगर पालिका को जोड़ा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत के लिए संविधान में भाग 9 का क को जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद जेड जी तक, अर्थात कुल 18 पॉइंट में इसे रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान के नाम से जानते हैं। इसके तहत संविधान में भाग 4 का ए जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया। इसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। 39वां संविधान संशोधन 1976, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार में कटौती कर दी गई। न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में कमी की गई। 10वां संविधान संशोधन 1961, इसके द्वारा दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया, जो पहले पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में था। तो चारों का चारों संशोधन आपके सामने रहा। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाया? तो कांग्रेस की भू स्वामित्व की नीति के लिए 1937 जिसका अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में भू स्वामित्व अर्थात जमींदारी प्रथा को समाप्त करने, जमींदारी किताब जो है सो बाजार में चंद दिनों में आ जाएगी। फिलहाल किताब जो है, क्योंकि नया सिलेबस के पैटर्न पर किताब को तैयार करना है, इसलिए किताब आने में थोड़ा 1 सप्ताह विलंब होगा। तो किताब आपको जो है सो फिलहाल जो है बिहार अग्निशामक सेवक फायरमैन सिपाही मॉक टेस्ट का किताब चल रहा है, जिसमें 25 सेट उपलब्ध है। तो ये किताब को आप बाजार से ले सकते हैं, बड़ी आसानी से किताब उपलब्ध हो जाएगी। तो ये किताब है आपके बिहार अग्निशामक सेवा फायरमैन सिपाही, ठीक है। तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। विद्रोह का मूल कारण था छोटा नागपुर के जनजातियों की जमीन को बाहरी जमींदारी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों को वो भूमि का स्वामित्व देना और उनके द्वारा किया जा रहा अत्याचार के विरोध में 1820 में आंदोलन हुआ था छोटा नागपुर, तत्कालिक बिहार अभी झारखंड में। इसके अलावा छोटा नागपुर में 1855-56 में भी संथाल विद्रोह हुआ, 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ, 1831 में कोल विद्रोह हुआ। तो झारखंड के क्षेत्र का 4 फेमस विद्रोह रहा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820, कोल विद्रोह 1831, संथाल विद्रोह 1855-56 और मुंडा विद्रोह 1899। नहीं, फिलहाल तो एमटीएस का क्लास नहीं चल रहा है विद्यार्थीगण, जरूरत के हिसाब से होगा तो बाद में की जाएगी। एमटीएस का क्लास अभी नहीं चल रही है।
गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तिनकठिया आंदोलन अर्थात प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए उसे कहा गया तिनकठिया आंदोलन। यकीनन तौर पर बिहार का जो है बिहार पुलिस के हिसाब से भी ही तैयारी की जाएगी, जो आपका नोटिफिकेशन इसलिए आपको उपलब्ध करा दिया गया है एवं पूरी तरह नोटिफिकेशन को ही आधार बनाकर किया जाएगा, ताकि बिहार पुलिस में जो कुछ कमजोरियां रह गई थी उसको पूर्णतः दूर कर दिया जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अधिकतम से क्वेश्चन टैली करे ये हम लोग प्रबंध करेंगे। ऑफिशियल तौर पर जो सिलेबस जारी किया गया है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप उसे देख लें और उसके हिसाब से भी आप तैयारी करें। तिनकठिया आंदोलन का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। 1917 में चंपारण का राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी तिनकठिया आंदोलन का नेतृत्व करने चंपारण पहुंचे थे और पहली बार इस आंदोलन में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए, अर्थात भारत में उसको सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग यही हुआ था। उल गुलान को कहते हैं बिरसा मुंडा के द्वारा जो मुंडा विद्रोह हुआ 1898-99 में, उसे उल गुलान कहा गया। उल गुलान मतलब होता है कोलाहल, उल गुलान मतलब होता है शोरगुल। तो जमींदारों के विरुद्ध कोलाहल, अत्याचार के विरुद्ध शोरगुल, शोषण के विरुद्ध शोरगुल। तो 1898-99 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया उसे कहा गया उल गुलान। 1831 में कोल विद्रोह हुआ। कच्छ का नागा विद्रोह ये गुजरात में हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व किए थे सिंधु कान्हू। मुंगेर की बरहिया टाल, मुंगेर का जो बरहिया टाल का विद्रोह हुआ है 1936 से यह विद्रोह चला 1939 तक। तो 1936 से 39 तक यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह बकास मतलब होता है जमींदारी प्रथा के काल में किसानों के अधिकार क्षेत्र की भूमि, जिसे बकास भूमि कहा जाता था, जिसके लिए जमींदार उन्हें प्रमाण पत्र देते थे कि यह किसान की भूमि है और किसान नियत कर हमें प्रदान करेंगे, तब तक उनकी भूमि सुरक्षित रहेगी। लेकिन किसान के भूमि पर उन्हें मंजूरी देने को तैयार नहीं थे जमींदार, अर्थात उन्हें मान्यता नहीं दे रहे थे, उन्हें कागजात उपलब्ध नहीं करा रहे थे। इसके विरोध में कारजानंद सिंह के नेतृत्व में बरहिया टाल का विद्रोह हुआ था। बरहिया एक बहुत बड़ा गांव है, आज वहां पर एक रेलवे स्टेशन भी है, जहां टाल भूमि कहलाती है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल दलहन फसल या रबी फसल की खेती होती है। तो वहां पर कारजानंद शर्मा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा समर्थन दिया गया था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? अखबार के पन्नों पर आपने पढ़ा होगा 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस की शुरुआत हुई। वर्तमान में बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बनाते हैं। तो बिहार बंगाल से पृथक हुआ 1912 में और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1911 दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा की गई थी, जो था 17 दिसंबर 1911, और बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। उच्च न्यायालय की 1861 के अधिनियम के आधार पर 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 2019 में 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में
स्थापित किया गया। तो देश में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। तो पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता में और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है 1916। अमरावती, आंध्र प्रदेश का अमरावती में 1930 से 31 तक बरही कांग्रेस, तो बरही कांग्रेस में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो गया। गया बरही तो अब झारखंड में पड़ गया है, लेकिन गया के निकट पहले हुआ करता था। वहाँ इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में कुछ समय तक के लिए अंग्रेज सत्ता को वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया गया था। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड, तो ये करंट क्वेश्चन है। तो करंट क्वेश्चन के 2019 के रिपोर्ट के आधार पर कहता है कि भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या, बंधुआ हुआ जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घर में काम करना है, या बंधुआ बच्चे को खरीद लिया गया है, बच्चे को मजबूरी बस वहां काम करना पड़ता है, तो उसकी संख्या है 4.5 करोड़। तो ये करेंट डाटा था आपके सामने। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी, ये भी 2019 के रिपोर्ट है, जिसे बोलते हैं नमूना सर्वेक्षण NSSO की रिपोर्ट के आधार पर देश की प्राइमरी शिक्षा प्राप्त सुविधा 94% बच्चा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता है, लेकिन भले वह आगे की पढ़ाई न कर पाए अपनी गरीबी के कारण या अन्य कारणों से, लेकिन 94% बच्चे प्राथमिक शिक्षा अर्थात पहला से 5वां तक के लिए वह एडमिशन लेता है और उसकी पढ़ाई होती है। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? वो राजीव गांधी कंप्यूटर राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय हैदराबाद में, जो अभी निर्माणाधीन अवस्था में है, यह अभी पूरी तरह काम शुरू नहीं किया है। तो है हैदराबाद में, जो आगे 2025 तक ये पूरी तरह काम करना शुरू करेगा। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति, अब जाहिर सी बात है शांति उद्देश्य हेतु है, तो भारत निम्न से किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? क्योंकि पाकिस्तान का तो जितनी परमाणु शक्ति है वह दुरुपयोग ही करता है, परमाणु बम से लेकर अन्य प्रकार की। चीन के पास प्रचुर मात्रा में परमाणु शक्ति है, वह कहता है कि हम इसका प्रयोग शांति के लिए करते हैं। तो यहाँ दिया गया विकल्प के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा चीन से हमारा नीति जो है वह काफी बेहतर है। हम परमाणु संयंत्र का उपयोग ऊर्जा का निर्माण में करते हैं, जबकि चीन उसका विस्फोटक क्षेत्र में करता है। तो दिया गया तीनों करंट क्वेश्चन था। फिर आपके सामने करंट क्वेश्चन ही है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक बार में 3 बार तलाक जो इस्लाम में था, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला था। उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृति प्रदान कर दिया और अभी संसद ने इसके लिए 2019 में कानून भी बना दिया है कि 3 तलाक अर्थात तलाक कहने पर इस्लाम धर्म जो शादी विच्छेद हो जाता था, शादी टूट जाती थी, उसे लगातार आपको नहीं कहना है, एक नियत अंतराल पर निश्चित गवाह के सामने निश्चित परिस्थिति के आधार पर करना है। तो उसके लिए लगातार 3 बार तलाक को इलाहाबाद कोर्ट ने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और फिर संसद के द्वारा बनाए गए कानून में उसे रद्द कर दिया गया है। भारत के संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? संविधान का अनुच्छेद 1 लिखता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। अब देखिए यूनियन ऑफ द राज्यों का संघ, यह तो संघ का अंग्रेजी होता है फेडरल, लेकिन पूरे संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। वहां है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच, उत्तरी कोरिया तानाशाह शासक है, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि किसी भी देश को परमाणु हथियार का प्रयोग युद्ध के लिए या अन्य राष्ट्रों को भयभीत करने के लिए विनाशात्मक हथियार के रूप में उसे प्रयोग में नहीं लाना है, जबकि उत्तरी कोरिया अपने परमाणु ठिकाने को निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करता है। अर्थात स्पष्ट है कि उसका तमाम परमाणु हथियार या यूरेनियम से जुड़ा हुआ जितने भी
अस्त्र शस्त्र हैं, उसका प्रयोग वो ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि विनाशात्मक कार्य के लिए करना चाहता है और लगातार वो मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। इसके कारण दोनों के बीच तनाव बना हुआ है। तो आपका आंसर है ए। इस प्रकार से विद्यार्थीगण यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। आपके सामने मैथ वाले सर उपलब्ध हैं, अब उनसे मैथ पढ़िए।